हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। मैं प्रयागराज यूपी से हूं। अगर आप यूपी टीजीटी सोशल साइंस की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। हमारे पास यूपी टीजीटी सोशल साइंस के लिए सॉल्व पेपर, प्रैक्टिस सेट और नोट्स सब कुछ उपलब्ध है और हमारे टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर क्विज भी होता है। आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। यूपी टीजीटी हिस्ट्री के इस प्रैक्टिस सेट में कुल 62 क्वेश्चन शामिल हैं। यह प्रैक्टिस सेट यूपी टीजीटी सोशल साइंस 2021 के प्रश्न पत्र की तरह है। इसके प्रश्नों की प्रकृति 2021 में पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति पर आधारित है। इसके सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। यह वीडियो आपकी तैयारी में और आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा चैनल यूट्यूब के उन बेस्ट चैनलों में से एक है जो केवल यूपी टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी कराता है दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है इनमें से किससे? ऑप्शन में दिया है मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से या नव पाषाण काल से। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नव पाषाण काल से। सबसे पहले खाद्यान्नों का उत्पादन दोस्तों नव पाषाण काल से माना जाता है। इसी काल में लोग कृषि कर्म से परिचित हुए। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डिहवा और मेहरगढ़ दो नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थीं जहां से चावल और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, नव पाषाण काल। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था नव पाषाण काल से संबंधित है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं इनमें से कहां से? ऑप्शन में दिया है भीमबेटका से, बागोर से, मैदहा से या सराय नाहर राय से। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मैदहा से। मैदहा दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से आभूषणों से युक्त कब्रें और हड्डियों की विभिन्न कलात्मक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें मृगशृंग के छल्लों की माला और हड्डियों के आभूषण शामिल हैं। तो आप इसको याद रखेंगे, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियाँ मैदहा से प्राप्त हुई हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन में दिया है सर जॉन मार्शल, स्टुअर्ट पिंगट, बी लाल और के थापर। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्टुअर्ट पिंगट। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन मार्टिमम व्हीलर, गार्डर्ड चाइल्ड और स्टुअर्ट पिंगट ने इन तीनों लोगों ने किया है। सर जॉन मार्शल और आर राव का मानना है कि सैंधव सभ्यता का विनाश बाढ़ के कारण हुआ है, जबकि बी लाल का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और दूषित वातावरण के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। तो इनमें से स्टुअर्ट पिंगट का मानना है कि हड़प्पा संस्कृति के विनाश का कारण आर्य आक्रमण है। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विद्वान का मत है कि सैंधव सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है? ऑप्शन में दिया है KUR कैनेडी, MR साहनी, AN घोष और GF डेल्स। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, AN घोष, अमलानंद घोष। दोस्तों अमलानंद घोष, RL और स्टाइन इन तीन विद्वानों का मत है कि सैंधव सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संदर्भ फल, जलावन, लकड़ी, फूलों आदि की समय समय पर की जाती रही आपूर्ति से है, जिसे राजा को देने के लिए ग्रामीण बाध्य थे? ऑप्शन में दिया है भाग, भोग, बलि और हिरण्य। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भोग। उत्तर वैदिक ग्रंथों से यह जानकारी प्राप्त होती है कि राजा अपने सामान्य कुलजनों और अन्य जनों से जो विष कहलाते थे उनसे स्वेच्छा से दी गई भेंट प्राप्त करता था, जिसे भोग कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ग्रामीणों के द्वारा राजा को फल, जलावन, लकड़ी और फूल आदि दिया जाता था, जिसको भोग कहा गया है।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वैदिकोत्तर समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन में दिया है पहला, मासिक धर्म वाली किसी पत्नी या महिला को यज्ञ में भाग लेने की मान्यता नहीं थी। दूसरा है, यज्ञों में श्रोता के बतौर एक पत्नी ही स्वतंत्र रूप से भाग ले सकती थी। तीसरा है, कुछ ग्रंथों के अनुसार यज्ञों में पत्नी की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर सोने या घास का कोई पुतला प्रयुक्त किया जा सकता था। और चौथा है, केवल विवाहित व्यक्ति ही अपनी वैध पत्नी के साथ किसी यज्ञ में यजमान बन सकता था। इनमें से बताना है कि वैदिकोत्तर समाज के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यज्ञों में श्रोता के बतौर एक पत्नी ही स्वतंत्र रूप से भाग ले सकती थी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एक पत्नी के अलावा अन्य पत्नी भी हो सकती थी। वैदिकोत्तर काल में दोस्तों यज्ञ के समय स्त्रियों को श्रोता के रूप में एक साथ कई पत्नियों को स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। मैत्रायणी संहिता में मनु की 10 पत्नियों का वर्णन है जो यज्ञ के समय में श्रोता के रूप में भाग लेती थी। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका गलत है, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक युग में प्रमुख खाद्यान्न था। ऑप्शन में दिया है गेहूं, जौ, चावल और चना। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जौ। जौ को यौ कहा जाता था। जौ यानी कि यौ वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न था। ऋग्वेद में केवल एक ही अनाज यौ का प्रयोग किया गया है जौ के रूप में। दूध में जौ को डालकर क्षीर पकौदन और जौ के सत्तू में दही डालकर करम्भ नामक भोज्य पदार्थ बनाया जाता था। तो पूर्व वैदिक युग में जौ प्रमुख खाद्यान्न फसल था, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था। ऑप्शन में दिया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त परांतक, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य और कुमारगुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य ने दोस्तों सबसे पहले चांदी के सिक्कों को चलवाया था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शक शासकों का अनुकरण करके चांदी के सिक्कों को चलवाया था। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही उत्तर है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार कायोत्सर्ग क्या है। ऑप्शन में दिया है ध्यान, भजन, मुद्रा और श्रवण। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा। जैन धर्म के अनुसार दोस्तों कायोत्सर्ग एक प्रकार की मुद्रा थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया निम्न पर आधारित है। किस पर आधारित है इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है ललित विस्तार, दिव्यावदान, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, ललित विस्तार। ललित विस्तार पर आधारित द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक में दोस्तों बुद्ध के जीवन का उल्लेख किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिग्घ निकाय का हिंदी में अनुवाद किसने किया। ऑप्शन में दिया है बाल गंगाधर तिलक, राहुल सांकृत्यायन, भंडारकर और अयंगर। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राहुल सांकृत्यायन। दिग्घ निकाय दोस्तों एक बौद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक का पहला निकाय है। दिग्घ निकाय में 34 लेख हैं जिन्हें 3 समूहों में बांटा गया है। इसका हिंदी में अनुवाद राहुल सांकृत्यायन ने किया था। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी। ऑप्शन में दिया है भद्रबाहु, गर्द भिल्ल, स्थूल भद्र और देवर्द गण। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्थूल भद्र। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में प्रथम जैन सभा आयोजित की गई थी। इसमें जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, प्रथम जैन समिति स्थूल भद्र ने आहूत किया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिका किसकी रचित पुस्तक है। ऑप्शन में दिया है कौटिल्य, क्षेमेंद्र, मेगस्थनीज और प्लिनी। तो इसका सही उत्तर क्या है?
इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज। आप जानते ही हैं मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यसभा में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत के संबंध में विभिन्न जानकारी उसकी पुस्तक इंडिका में लिपिबद्ध की गई है। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित अग्रोनोमोई कौन थे? अग्रोनोमोई ऑप्शन में दिया है सैनिक, पुरोहित, नगरों के अधिकारी और ग्रामीण अधिकारी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण अधिकारी। मेगास्थनीज ने ग्रामीण अधिकारी को एग्रोनोमोई और नगर के अधिकारी को एस्टिनोमोई के नाम से उल्लिखित किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने क्षत्रियों को क्या कहा है? ऑप्शन में दिया है राजा, सैनिक, पांचवी जात या द्वितीय वर्ण। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सैनिक। मेगास्थनीज ने क्षत्रियों को सैनिक यानी कि योद्धा की संज्ञा दी है। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा है, जिसमें शामिल हैं दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। तो मेगास्थनीज ने क्षत्रियों को सैनिकों की संज्ञा दी है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? ऑप्शन में दिया है भवभूति, भारव, भरत और मतंग। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भरत। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। इस जानकारी का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ भी नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं और इनका काल 4000 ईसा पूर्व के आसपास में माना जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, हर्षवर्धन के शासन काल में सत्ता का स्थान केंद्र कौन सा था? ऑप्शन में दिया है कन्नौज, थानेश्वर, प्रयाग और वाराणसी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला। आप जानते हैं कन्नौज। हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक था। इसकी बहन की शादी कन्नौज में हुई थी। राजनीतिक कारणों से हर्षवर्धन के बहन के पति और उसके ससुर दोनों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हर्षवर्धन ने कन्नौज जाकर शासन किया था। हर्षवर्धन के समय में सत्ता का केंद्र कन्नौज था। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? ऑप्शन में दिया है विक्रमशिला, तक्षशिला, मगध और नालंदा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नालंदा। कुमार गुप्त प्रथम के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है। हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मेले का आयोजन करता था। यहाँ ऑप्शन में दिया है थानेश्वर, कन्नौज, प्रयाग और बनारस। तो इसका सही उत्तर क्या है? कहाँ करता था? प्रयाग में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हर्षवर्धन के काल में हर 5वें साल प्रयाग के संगम क्षेत्र में महामोक्ष परिषद का आयोजन होता था, एक मेले के रूप में। इसके 6वें समारोह में ह्वेनसांग उपस्थित था। उसने बताया है कि इसमें 18 देश के राजा शामिल हुए थे। तो प्रयाग इसका सही उत्तर है। आप जानते भी होंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने निजामुल मुल्क को वकील मुतलक का पद प्रदान किया था? ऑप्शन में दिया है फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह और बहादुर शाह। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क को वकील मुतलक का पद प्रदान किया था। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सबसे पहले मदरसा स्थापित किया था? ऑप्शन में दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नासरुद्दीन महमूद और बलबन। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सबसे पहले मदरसा स्थापित किया था।
सल्तनत काल में शिक्षा का प्रसार इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ होता है। यह जानकारी तबकात-ए-नासिरी के लेखक मिन्हाज-उस-सिराज ने प्रदान किया है। इल्तुतमिश ने मुहम्मद गोरी के नाम पर एक मदरसा दिल्ली में बनवाया है, जिसका नाम है मदरसा-ए-मुइजी, और अपने ज्येष्ठ पुत्र नसीरुद्दीन महमूद के नाम पर भी एक मदरसा बनवाया है, जिसका नाम है मदरसा-ए-नासिरी। इसमें मिन्हाज-उस-सिराज को इल्तुतमिश ने प्रधानाचार्य नियुक्त किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, मदरसा-ए-नासिरी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन में दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तमश, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अल्तमश। अल्तमश यानी कि इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी के बीच में था। इसने अपने बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में मदरसा-ए-नासिरी नामक एक मदरसे का निर्माण करवाया था। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का किलोखड़ी यानी कि किलोखरी में राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? ऑप्शन में दिया है 1289, 1291, 1290 और 1292। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1290। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। 1290 में कैकूबाद के द्वारा बनवाए गए किलखड़ी के अपूर्ण महल में इसने राज्याभिषेक करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न सुल्तानों में से किसने कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजाने से ऋण यानी कि शोधन देने की प्रथा प्रारंभ की? ऑप्शन में दिया है बलबन अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों किसानों को सहायता देने के लिए एक कृषि विभाग की स्थापना की थी, जिसका नाम था दीवान-ए-कोही, और दीवान-ए-कोही के प्रमुख का नाम था अमीर कोही। दीवान-ए-कोही का प्रमुख अमीर कोही जो होता था, वही राज्य की ओर से कृषि के विकास के लिए शोधन या तकाबी यानी कि कृषि ऋण प्रदान करता था। इस काम के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 70 लाख टंका खर्च किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली? ऑप्शन में दिया है मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अपने जीते हुए प्रदेश को मोहम्मद गोरी ने अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर अफगानिस्तान चला गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासन था, जिसकी स्थापना का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जाता है। गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, तुर्की के आगमन के साथ भारत में किस भाषा का आरंभ हुआ? तुर्की के आगमन के साथ भारत में किस भाषा का आरंभ हुआ? ऑप्शन में दिया है उर्दू, अरबी, हिंदुस्तानी और फारसी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फारसी। तुर्क मुस्लिम विजेताओं के आगमन के साथ भारत में फारसी भाषा का विकास हुआ। यहाँ इसको एक नया रूप प्रदान किया गया। यह प्रारंभ में शासक और अमीर वर्ग की भाषा थी और उन्हीं लोगों ने इसको संरक्षण प्रदान किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, फारसी भाषा। तुर्की के आगमन के साथ भारत में फारसी भाषा आरंभ हुआ, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोदी वंश के शासक किस जाति या प्रदेश से मूलतः संबंधित थे? ऑप्शन में दिया है विशुद्ध तुर्क, तैमूरी तुर्क, विशुद्ध अफगानी यानी कि अफगान या पठान, और चौथा है अफगानिस्तान में बसे हुए तुर्क। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विशुद्ध अफगानी या अफगान या पठान। लोदी वंश के शासक दोस्तों विशुद्ध अफगानी थे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फजल की हत्या की थी? ऑप्शन में दिया है बैरम खां, हेमू, वीर सिंह बुंदेला और उदय सिंह।
तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वीर सिंह बुंदेला। ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी। अकबर इस हत्या के कारण जहांगीर और वीर सिंह बुंदेला से खिन्न था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अबुल फजल ने अकबरनामा पूरा किया था कितने समय में? ऑप्शन में दिया है 9 वर्षों में, 7 वर्षों में, 10 वर्षों में या 8 वर्षों में। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्षों में। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा 7 वर्षों में लिखा गया, 1590 से 96 के बीच में। यह पुस्तक 3 जिल्दों यानी कि 3 भाग में बटा हुआ है। इसके तीसरे भाग यानी कि आखिरी भाग को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। यह पुस्तक अकबर कालीन शासन प्रणाली और मुगल आर्थिक जीवन का प्रमुख स्रोत है। तो आप इसको याद रखेंगे, अबुल फजल ने इसको 7 साल में पूरा किया था लिखकर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? ऑप्शन में दिया है कश्मीर, काबुल, कंधार और बलूचिस्तान। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कंधार। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि कंधार की विजय थी। अकबर ने कंधार को 1595 ईस्वी में जीता था। कंधार काबुल की रक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। कंधार का किला उस क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किलों में से एक था। काबुल और हेरात को जाने वाली सड़कों के मिलन स्थल पर निर्मित इस किले के माध्यम से अफगानिस्तान पर निगाह रखी जा सकती थी। आर्थिक दृष्टि से भी कंधार भारत और पश्चिम एशिया तथा यूरोप तक के व्यापार वाले मार्ग पर स्थित था। तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अकबर की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कंधार की विजय। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बलूतेदार शब्द का उपयोग निम्नलिखित सामाजिक श्रेणियों में किसे निर्देशित करने के लिए होता था? ऑप्शन में दिया है सेवादार लोगों को, मजदूरों को, व्यापारियों को या धन उधार देने वालों को। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, सेवादार लोगों को। बढ़ई, लुहार, नाई, धोबी और मोची को सेवादार लोगों की श्रेणी में रखा जाता था, जिनके लिए बलूतेदार शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, अकबर का चिश्ती संतों के प्रति गहरा सम्मान था और वह अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हर वर्ष यात्रा पर जाता था। निम्न में से किस वर्ष में उसने प्रतिवर्ष अजमेर दरगाह की तीर्थ यात्रा पर पैदल जाना बंद कर दिया? ऑप्शन में दिया है 1577, 1578, 1579 और 1580। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1579। 1579 के बाद उसने अजमेर दरगाह की तीर्थ यात्रा पर पैदल जाना बंद कर दिया था। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, छत्रसाल का विद्रोह किसके शासनकाल से संबंधित है? ऑप्शन में दिया है जहांगीर, शाहजहां, खुजरो और औरंगजेब। यहाँ खुसरो होना चाहिए। जहांगीर, शाहजहां, खुसरो और औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। ओरछा के राजा चंपत राय के पुत्र छत्रसाल ने शिवाजी के परामर्श पर बुंदेलखंड में विद्रोह कर दिया था और धमौनी तथा कालिंजर पर अधिकार कर लिया था। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, मुगल सैन्य विभाग में अहदीश क्या था? ऑप्शन में दिया है पहला पैदल दस्ता, दूसरा है मंजनिक चालक इकाई, तीसरा है प्रशिक्षित सुरक्षा दस्ता और चौथा है उच्च वर्गीय घुड़सवार। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उच्च वर्गीय घुड़सवार। मुगल काल में दोस्तों मुगल सैन्य व्यवस्था में उच्च वर्गीय घुड़सवार को अहदीश कहा जाता था। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, सरकालीन स्कॉट मानफ्रीक आयोग नियुक्त किया गया था किसके लिए? तो यह नियुक्त किया गया था दोस्तों सिंचाई में सुधार के उपायों का अन्वेषण करने और सुझाव देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर है।
1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनफ्रीक की अध्यक्षता में एक सिंचाई विभाग की स्थापना की गई थी। इसका काम था सिंचाई में सुधारों के उपायों का अन्वेषण करना और सुझाव देना। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन में दिया है मैकाले, सैडलर, डब्ल्यू हंटर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डब्ल्यू हंटर। 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू हंटर। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, वह गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया, वह इनमें से कौन था? ऑप्शन में दिया है लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, लॉर्ड बेंटिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिसका शासनकाल 1828 से 1835 तक था। इसके शासनकाल में स्थानीय भाषाओं को न्यायालय में फारसी भाषा के विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने की स्वीकृति दी गई और उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया था। फिर अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? ऑप्शन में दिया है 1932, 1921, 1929 और 1938। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1929। 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसमें पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था? ऑप्शन में दिया है दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी और रमेश चंद्र दत्त। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक दिसंबर 1885 में बम्बई में हो रही थी और उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी कलकत्ता में थे। उसी समय कलकत्ता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। इसीलिए ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए थे। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध ठगी के दमन के साथ है? ऑप्शन में दिया है कर्नल स्लीमैन, थॉमस मुनरो, चार्ल्स मेटकाफ और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, कर्नल स्लीमैन। कर्नल स्लीमैन ने दोस्तों ठगी प्रथा का दमन किया था। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, सन 1856 के विख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन में दिया है देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अक्षय कुमार दत्त। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर दोस्तों कलकत्ता के एक संस्कृत कॉलेज के आचार्य थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने में लगा दिया था। 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किससे मिली? ऑप्शन में दिया है देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महादेव गोविंद रानाडे। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केशव चंद्र सेन। 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा की गई थी और महादेव गोविंद रानाडे इसमें 2 साल के बाद जुड़े,
जाति प्रथा का विरोध, विधवा विवाह, स्त्री और पुरुष के विवाह की आय में वृद्धि करना और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंडमान द्वीप को क्या नाम दिया गया था? ऑप्शन में दिया है वतन, शिवाजी, शहीद और आज़ाद। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शहीद। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा था। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता से किसने कहा था कि तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है? ऑप्शन में दिया है राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और महादेव गोविंद रानाडे। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा था। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1889 में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो आप जानते ही हैं, मिर्ज़ा गुलाब अहमद ने किया था। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। पंजाब के गुरदासपुर में मिर्ज़ा गुलाब अहमद ने 1889 में अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया था। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? इसका महत्वपूर्ण कारण था दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। आप इसको याद रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ था गदर आंदोलन के शुरू होने का एक महत्वपूर्ण कारण। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो आप जानते ही हैं, सिंगापुर में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किया था। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 का मिलान सूची 2 से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कराना है। सूची 1 में किताबें दी गई हैं और सूची 2 में उनके लेखक दिए गए हैं। इसमें पहला है दोस्तों खुलासत उत तवारीख। यह लिखा है दोस्तों सुजान राय ने। तो पहले का हो जाएगा चौथा। दूसरा है लुब्बत उल तवारीख। यह लिखा है दोस्तों राय बिंद्रा ने। तो बी का हो जाएगा तीसरा। तीसरा है फुतुहात ए आलमगीरी। यह लिखा है ईश्वरदास नागर ने। तो सी का हो जाएगा दूसरा। और चौथा है नुक्सा ए दिलकुशा। यह लिखा है भीमसेन बुरहानपुरी ने। तो डी का हो जाएगा पहला। तो आप इसका सुमेलन इस प्रकार से कर सकते हैं। इसको याद रखेंगे आप। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो यह था दोस्तों सर विलियम जोन्स। आप जानते ही होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में किया था। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता क्या थी? तो यह थे दोस्तों दार्शनिक विचारधारा का विकास। ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही उत्तर है। आप इसको याद रखेंगे। भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता थी दार्शनिक विचारधारा का विकास। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1913 में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन में दिया है सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, पंडित काशीराम और हरनाम सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना ने 1913 में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक एक संस्था की स्थापना की थी। यह संस्था गदर नामक एक पत्र निकालता था। बाद में इस संस्था का नाम भी बदलकर गदर रख दिया गया था। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन में दिया है आनंद मोहन सहाय, रास बिहारी बोस,
महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र प्रताप। 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप थे और बरकतुल्ला इसके प्रधानमंत्री थे। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आप जानते ही हैं, अबुल फजल। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्तब उल तवारीख पुस्तक का लेखक कौन था? तो आप जानते ही हैं, अगर नहीं जानते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, अब्दुल कादिर बदायूनी। मुख्तब उल तवारीख दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप इसको याद रखेंगे। इसके लेखक हैं अब्दुल कादिर बदायूनी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का आह्वान किसने किया था? ऑप्शन में दिया है ज्योतिबा फूले ने, श्री नारायण गुरु ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने या विवेकानंद ने। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्री नारायण गुरु ने। 1903 में श्री नारायण गुरु ने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की थी। इनका नारा था, मनुष्य के लिए एक जात, एक धर्म और एक ईश्वर। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, जात मीमांसा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन में दिया है पेरियार रामास्वामी, ज्योतिबा राव फूले, बी.आर. अम्बेडकर और श्री नारायण गुरु। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु ने दोस्तों जात मीमांसा नामक एक पुस्तक लिखा है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीव शिव है, इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? ऑप्शन में दिया है राजा राम मोहन राय, श्री नारायण गुरु, दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रामकृष्ण परमहंस। जीव शिव है, इस सिद्धांत का प्रचलन रामकृष्ण परमहंस ने किया था। जीव शिव है, इसका मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का निवास है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस ने क्या नाम दिया था? ऑप्शन में दिया है शहीद, आज़ाद, वतन और स्वराज। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्वराज। निकोबार द्वीप समूह को दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज द्वीप का नाम दिया था। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कराना है। सूची 1 में दिया गया है क्रांतिकारी संगठन और सूची 2 में उनके संस्थापकों के नाम दिए गए हैं। इसमें पहला है अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति की स्थापना की थी दोस्तों बारिंद्र कुमार घोष ने 1907 में। और दूसरा है अभिनव भारत। तो आप जानते ही हैं, अभिनव भारत की स्थापना किया था विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में। फिर अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो आप इसका सम्मेलन इस प्रकार से कर सकते हैं। अनुशीलन समिति बारिंद्र कुमार घोष, अभिनव भारत, विनायक दामोदर सावरकर और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मराठा प्रशासन में गांव का लेखपाल क्या कहलाता था? ऑप्शन में दिया है देसाई, कुलकर्णी, शिलेदार और पटेल। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कुलकर्णी। मराठा प्रशासन में गांव के लेखपाल को कुलकर्णी कहा जाता था। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे, उसके संदर्भ में निम्न में से कौन केंद्रीय प्रशासन का प्रभारी था? केंद्रीय प्रशासन का प्रभारी तो यह थे दोस्तों मोरो त्रियंबक पिंगले। आप इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोरो त्रियंबक पिंगले दोस्तों मराठा साम्राज्य में केंद्रीय प्रशासन का प्रभारी होता था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मराठा सेना को रसद की आपूर्ति का कार्य सौंपा गया था? ऑप्शन में दिया है भाऊ साहब, गोविंद बल्लाल खेर, विश्वास राव और
बिसाजी गोविंद चंदोरकर। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गोविंद बल्लाल खेर। पानीपत का तीसरा युद्ध दोस्तों मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध बहुत ही भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में मराठों की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी। इस युद्ध के दौरान गोविंद बल्लाल खेर को मराठा सेना के लिए रसद की आपूर्ति का काम सौंपा गया था। तो आप इसको याद रखेंगे। इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।